है बेटा, रिकॉर्ड कर लेना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। बेटा दो कर्व है, एक ले लिया हमने एफ एक्स और एक ले लिया हमने जी एक्स। ये दोनों का क्या हो जाता है, कॉमन नॉर्मल। दो कर्व है जो नॉन इंटरसेक्टिंग है, अगर इंटरसेक्टिंग कर्व है तो उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। ये क्या हो जाएगा, कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल बना लो। इसमें फर्स्ट पॉइंट देख लो बेटा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व इज जीरो। रिपीट करना। The shortest distance between two intersecting curve is zero. अगर दो इंटरसेक्टिंग कर्व है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, जीरो। नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स is always along the common normal. ये कॉमन नॉर्मल के अराउंड होगी। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट लिख लो, इफ वन ऑफ द कर्व, क्या हो गया, सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट कर दो। एक बार में लिखोगे तो बेटा, कहाँ इधर उधर दिमाग लगा रहे हो, इधर ध्यान रखो क्लास में। The shortest distance between two non-intersecting curves is always along the common normal. क्लास में रहो, इधर उधर मत जाओ। घर में बैठ रहे हो तो इसका मैं नहीं, इधर उधर घूम रहे तुम लोग। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, if one of the curve is circle, if one of the curve is circle, then the normal of the other curve will pass through center of the circle, will pass through the center of the circle. Next, if one of the curve is straight line, fourth point लिखो, if one of the curve is straight line, then the normal of other curve is perpendicular that line, is perpendicular to that line. So please repeat, sir. If one of the curve is straight line, then normal of the other curve is perpendicular to the straight line, perpendicular to that straight line. अब अच्छा एग्जांपल करते हैं, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन xy equal to 9 and x square plus y square equal to 1.
ठीक है, ये तो सर्कल है और ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला होता है और ये सर्कल है ही। सर्कल का रेडियस कितना है? सर्कल की इक्वेशन हमको मालूम है ना भाई, Yes. का रेडियस 1 हो गया और ये हाइपरबोला ये होता है इस तरह से, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसका कर्व ये होता है। ओके बेटा, अब इसका हमने पॉइंट ले लिया x1 y1, यहां पर हम नॉर्मल निकालेंगे इसका। लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका, नॉर्मल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मान लिया? x1 y1। तो बच्चों dy dx क्या आ जाएगा? -9/x1 स्क्वायर। तो स्लोप क्या हो जाएगा नॉर्मल का? ये नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा, ये तब टेंजेंट का हो गया, ये नॉर्मल का हो गया, m1 m2 -1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2xy = 9, इसकी नॉर्मल की इक्वेशन यही होगी बच्चों। अब मैंने क्या लिखवाया अभी? थर्ड पॉइंट सेंटर से पास करेगी हाँ, ये नॉर्मल। सर्कल के सेंटर से, सेंटर क्या है? सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y1 की वैल्यू क्या हो गई? y1 क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने कर्व को हमेशा सेटिस्फाई करता है, कल बताया था मैंने, सबसे पहले ये काम किया करो। तो y1 की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस में आ गया। तो ये क्योंकि सिमेट्रिक होता है तो एक +3 इधर है तो -3 इधर होगा, तो कोई सा भी ले सकते हैं, पर यहाँ ले रहे हैं +3 वाला ले रहा हूँ। तो ये पॉइंट क्या हो गया? x1 की वैल्यू 3 हो गई, तो y1 की वैल्यू भी 3 हो गई। ये पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया बच्चों? 3,3 आ गया, और इधर वाला क्या आ जाएगा? -3,-। ठीक है, सर सर हाँ बोलो। सर आपने ये बताया ना कि सर सर्कल के सर सेंटर से पास होती है ये नॉर्मल जो होती है, तो सर ये एनालॉजी सर अपन हाइपरबोला और पैराबोला मतलब उनमें भी लगा सकते हैं क्या, बाकी कॉनिक सेक्शंस में भी? जो बोल रहा हूँ वही लगाना बेटा, सब में नहीं सर वो होते ई का ही फर्क हैं, जल्दी बताऊंगा। सर्कल के सेंटर से पास होता है कॉमन नॉर्मल, सर्कल का ओके जो सर। नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर से पास होता है, बाकी में नहीं होता है। अपनी तरफ से फॉर्मूले मत बनाना कभी भी, जो मैं बोल रहा हूँ वही बना रहे हैं। ये जो कई बार तुम लोगों को लगता है कि हाँ ये होता है तो ये भी होता ही होगा, तो ऐसा नहीं करना है। जो होगा मैं बताऊंगा, पूरा एक एक चीज बताऊंगा, मैं पूरा बताता हूँ। अगर वो नहीं है तो नहीं बता रहा, जो चीज नहीं है वो नहीं बताऊंगा। सर वो dy/dx उल्टा नहीं आएगा क्या? dx क्या है? y की वैल्यू क्या होती है? अब dx निकालना नहीं आ रहा तुम लोगों को, कैसे निकालोगे भाई? ये कितना नहीं है? सर वो उल्टा आ रहा है, ऐसे बोल रहा हूँ। उल्टा क्यों आया? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ सर। है करके देखा करो भाई, रिटर्न में वर्बली मत किया करो तुम लोग। ये वर्बली करते हो तो नेगेटिव मार्जिन होती है एग्जाम में। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया? ये हो गया इसका नॉर्मल स्लोप है। कैसे कर रहे हो तुम लोग? कंफ्यूजन मत होना चाहिए, रिटर्न में क्या करो बेटा। रफ कॉपी रखते हो कि नहीं रखते अपने पास में? हाँ सर। यस सर रखते हैं। थोड़ी थोड़ी तुम भी क्या करो
और घर पे बाद में रिवाइज क्या करो सारी चीजें, रिटर्न में करोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे सब चीजें। मेरे करने से मैं आईआईटी क्लियर करूंगा, ये ध्यान रखना, तुम लोग नहीं कर पाओगे। तुम रिटर्न में करोगे तो तुम आईआईटी क्लियर करोगे। किसको करवानी है? मेरे को करवानी है, तुमको करवानी है आईआईटी क्लियर? आईआईटी क्लियर किसको हमें करनी है सर। हाँ तुम्हें हमें करनी कर है। बाद में क्लास के बाद भी क्या करो, क्लास के बाद जो भी मैंने पढ़ाया है ना बेटा, बिना देखे उसको करने की कोशिश किया करो। नहीं आए तो देख लो एक बार, लेकिन पहले बिना देखे कोशिश किया, उसके बाद होमवर्क किया करो। ये ध्यान रखो बेटा, जब तक अपन मैथ्स में रिटर्न वर्क नहीं करेंगे ना खुद तब तक एग्जाम में नहीं हो पाता है। एग्जाम में आपसे गलतियां होंगी फिर बहुत सारी, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि बच्चे जनरली क्या होता है, मैंने जो क्लास में पढ़ा दिया बोले हाँ समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आना अलग बात होता है बेटा, और जब एग्जाम में हम खुद करते हैं वो अलग चीज है। एग्जाम में आप खुद तभी कर पाओगे मैथमेटिक्स जब आपने एक बार वो क्वेश्चंस अपने हाथ से कर रखे हैं। समझ में आया बेटा? अब ये पॉइंट आ गया, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कौन सी निकालनी है? ए और बी निकालना है, 3√2 माइनस बना गई सर। ए बी निकालना है। 3√2 माइनस OA माइनस OB हो जाएगा AB। AB क्या हो जाएगा? OA माइनस OB। यस सर। हाँ सर। OA कितना हो गया है? 3,3 है, तो कितना हो गया? 3√2। और OB कितना है? इसका रेडियस सर्कल का, 1 ये आ गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बेटा क्लासेस रोज रिकॉर्ड नहीं होगी, तो लाइव सबको लेनी है साथ ही साथ। अब रोज रिकॉर्ड नहीं होगी, एक दो दिन मैंने और कर दिया, अब आगे से रिकॉर्ड नहीं होगी। अब तो सबको क्लासेस लाइव लेनी है और ध्यान से समझना है एक एक चीज, इसलिए लाइव क्लास हो रही है। रिकॉर्ड करके डाल देंगे अगर नहीं तो कई बच्चे बोलते हैं सर रिकॉर्ड डाल दो, लाइव लेनी है क्लास। हाँ बच्चों, ये कोई कर्व है, पैराबोला है वैसे तो, और ये कोई लाइन है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया और ये कॉमन नॉर्मल मान लिया। कॉमन नॉर्मल है तो इसके भी परपेंडिकुलर है, उसके भी होगा। ये मान लिया x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा? कर्व का क्या हो जाएगा? 2x 2x+1 2x1 हो जाएगा x1 y1 पे। तो स्लोप क्या हो जाएगा नॉर्मल का? क्या हो जाएगा? -1/2x1+1। क्लियर? ये जो स्लोप है इस लाइन के स्लोप के परपेंडिकुलर होगा। इस लाइन का स्लोप क्या है?
ये दोनों, ये इसका स्लोप और इसका स्लोप परपेंडिकुलर होंगे, अभी लिखवाया भी है। हाँ सर। m1 m2 क्या कर दिया, -1। x1 की वैल्यू 0 आ गई, x1 की वैल्यू 0 आ गई तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ रख दी, क्योंकि x1 y1 अपने पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये सबसे पहले लिख दिया था। तो ये वैल्यू क्या आ गई 0,1। अब 0,1 से इसकी पर लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, AB। √2। AB क्या हो जाएगा, बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं ना सब, कैसे निकालते हैं। यस सर। यस सर। अब इस पर ये लाइन होगी x माइनस y माइनस 1, इस पर निकाला तो 0 माइनस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का मॉड √2। ये आ गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मिटा दूं ये सबको, Yes, sir. बच्चों नेक्स्ट मैंने कहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास इसमें हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये क्या होता है बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू -fx अपॉन l। इसी को हम dy/dx को ही हम क्या कहते हैं, dy/dx है फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज। ये रेट ऑफ चेंज है विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज है प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट है, इसी को हम x भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये f डेश x है, ये h है, h यानी वेरी स्मॉल, इसको हम डेल्टा x करके भी लिख सकते हैं। डेल्टा x h मतलब डेल्टा x यानी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह ऐसा लिखा जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, dy/dx। तो इस तरह से अगर हम लिखें, ये क्या बच्चों, चेंज इन y। अगर y में चेंज हो रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में x में कितना चेंज हो रहा है, वो x में चेंज हो रहा है, x प्लस डेल्टा x है। x को हमने क्या बनाया, x प्लस डेल्टा x। तो y में क्या चेंज हो रहा है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा y।
इन दोनों का डिफरेंस। तो ये भी एक काम आएगा फॉर्मूला आगे, ये भी एक फॉर्मूला काम आएगा। ये क्लियर? डेल्टा एक्स पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये किस में काम आएगा? अप्रोक्सीमेशन में। आपने बोर्ड में पढ़ा होगा, अप्रोक्सीमेशन पढ़ा था बोर्ड में। यस सर। तो ये अप्रोक्सीमेशन में काम आएगा बेटा। और रेट ऑफ चेंज तो ये होता है dy dx, ठीक है। ऐसे ही एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज इन a प्लस h। ये वैसे काम नहीं आता, पूछते नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज का मतलब अपने यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही बोला जाएगा। रेट ऑफ चेंज बोलो या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलो, लेकिन एक फॉर्मूला ये भी होता है, आता नहीं है लेकिन लिख लो। क्या होता है? एवरेज अपॉन एच। यहाँ लिमिट नहीं लगाएंगे तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गया। मिटा दो, ये हो गया बेटा? यस सर। यस सर। तो सिर्फ फिर इस जगह पे h क्या हुआ? एच कुछ नहीं, इंटरवल है, ए से बी तक बोला तो बी माइनस ए आ जाएगा। ए अगर ये एफ बी है माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एवरेज कैसे निकालते हैं? ऐसे तो निकालते हैं एवरेज, यस सर। ठीक है बेटा, लेंथ का। हाँ बेटा, अब एक एग्जांपल लिखेंगे। लिखो, मैं बोल रहा हूँ, हाउ फास्ट द एरिया ऑफ सर्कल increases when the radius of the circle is 5 centimeter. When the radius of the circle is 5 centimeter and the rate of change of the radius is 2 centimeter per second. And the rate of change and the rate of change of the radius is 2 centimeter per second. अब बच्चों एक छोटा सा सर्कल मान लिया, ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। रेट ऑफ चेंज हमको पॉजिटिव दे रखी है। अब सही है क्या? क्लियर दिख रहा है सबको? यस सर। थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है, पर थोड़ा धुंध सा। जो साफ कर दो सर, कैमरा थोड़ा गंदा हो रहा है शायद। कर दिया मैंने साहब। अब सही है? यस मार्कर भी लाइट है सर। है? क्लियर है यस बेटा? सर, सही है। ओके। कोई सर्कल है, वो धीरे धीरे अपना रेडियस बढ़ रहा है। हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया में, और हमको दे रखा है dr अपॉन dt। बेटा रेट ऑफ चेंज एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। यहाँ पर हमको क्या दे रखा है? टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है रेट ऑफ चेंज। मैक्सिमम अपने जितने भी क्वेश्चन आएंगे रेट ऑफ चेंज। वैसे एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल में, हमने अभी जो रेट ऑफ चेंज पढ़ा था, y का रेट ऑफ चेंज पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू x dy dx। यहाँ पर क्या दे रखा है? रेडियस का रेट ऑफ चेंज दे रखा है टाइम के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? dr अपॉन dt। किसके रेस्पेक्ट में? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया? रेडियस इंक्रीज हो रहा है इसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। dr अपॉन dt अगर इंक्रीज होगा तो उसको प्लस में लिखेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो उसको माइनस में लिखेंगे। बेटा माइनस साइन क्या शो करता है? कि डिक्रीज हो जाएगा।
कोई भी चीज डिक्रीज हो रही है, और प्लस साइन क्या शो कर रहा है, कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है। ये क्लियर रख, ये वैल्यू हमको दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्लियर? यस सर। अब ये जो छोटा सा सर्किल है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो बच्चों रेट ऑफ चेंज हर उस पे टाइम पे अलग होगा। हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज व्हेन r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। किसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अगर r की वैल्यू 6 होगी तो रेट ऑफ चेंज अलग आएगा, r की वैल्यू 2 होगी तो रेट ऑफ चेंज अलग आएगा। हम एक पर्टिकुलर मोमेंट पर रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक, हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक। हम एक इंस्टेंट पर, एक मोमेंट पर हम रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, यानी जब 5 सेंटीमीटर होगा तब रेट ऑफ चेंज क्या होगा, अलग होगा, और अगर 6 सेंटीमीटर होगा तो रेट ऑफ चेंज अलग होगा। तो इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये समझ में आ गया, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन की दर। Yes, sir. अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जब ये 5 हो गया तब हमको निकालना है। तो बच्चों एरिया क्या होता है, pi r square तो इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ t के रेस्पेक्ट में। 2 pi r dr by dt. dr to dr upon dt. ये r का दोबारा किया dr अपॉन dt। r की वैल्यू कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 2। 20 pi मीटर स्क्वायर। एरिया की बात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है। तो और रेट ऑफ चेंज है पर सेकंड। सबको क्लियर? ये सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बेटा। द एरिया ऑफ द सर्कल increases, the area of the circle increases at the rate of 20 centimeter per second square. 20 centimeter square per second. मैंने क्या लिखवाया, सर्कल लिखवाया ना? यस हाँ सर। sir. If the area of the circle increases at the rate of 20 centimeter square per second, then find the rate of change of the area. Then find the rate of change of the area of the inscribed square. Inscribed square. When the radius of the circle is 2 centimeter. When the radius of the circle is 2 centimeter. बच्चों ये सर्कल है, इसके अंदर एक इंस्क्राइब किया है स्क्वायर। रेडियस कितना दे रखा है हमको, 2। तो ये 2 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 4। तो ये 4 हो गया, तो डायगोनल इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रेडियस कितनी दे रखी है, सॉरी गलत लिख दिया, ये है 2। रेडियस दे रखा है ना 2, ये 2। तो डायगोनल कितना हो गया 4। तो साइड कितनी हो जाएगी स्क्वायर की, 4/√2। ये h मान लिया, ये h मान लिया, h² + x² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, उससे निकालोगे तो ये आ जाएगा।
ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, अब एरिया ऑफ द सर्कल सी लिख दिया मैंने, ये दे रखा है, तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या दे रखा है? इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने आर मान लिया, तो क्या रिलेशन हो गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर हो गया। तो dA अपॉन dt इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई r dr अपॉन dt। ये दे रखा है 20, r कितना दे रखा है? 2, ये कितना आ गया बेटा? 5 अपॉन 5। अब हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो वो कितना है? ए स्क्वायर, तो DAS तो जब r कितना है? 2 है, तो a कितना हो जाएगा? 2√2। और यहां से अगर अपन निकालें 2a dA अपॉन dt इज इक्वल टू 4r dr dt, तो यहां से आ जाएगा dA अपॉन dt 4, r की वैल्यू कितनी है? 2, dr अपॉन dt कितना है? 5 अपॉन 5 और 2a 2√2, ये आ गई dA dt की वैल्यू, तो यहाँ पुट कर दो 2 इंटू 2√2 और dA dt की वैल्यू क्या आ गई? dA अपॉन dt की वैल्यू 2 इंटू 5 अपॉन √2, 5 से 5 कट गया तो 8 आ गया। समझ में आया बेटा सबको? यस। कोई डाउट बच्चा? सर वो अपॉन में 5√2 था। क्या बेटा? बोलो। सर वो अपॉन में 5√2 थोड़ी ना था। सर ये 10/√2 पाई आएगा। क्या लिख दिया मैंने? कुछ गलत लिख दिया क्या? 2√2 dA अपॉन dt, 2 से 2 4 कट गया, √2, 2 इंटू 5 अपॉन, अच्छा 5 था, 4 से 4 कट गया, 2 इंटू 5 पाई आएगा और √2 आएगा, ये ठीक है? यस सर। इसको ऐसे भी कर सकते थे, AC इक्वल टू पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है? सर वो जो a है तो उसमें डाल दो ना, a स्क्वायर की वैल्यू ऐसे भी कर सकते थे, a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब इसको ऐसे कर दो, ये दे रखा है, ये निकालना है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, देख लो वही आ रहा है 40 अपॉन 5। क्लियर? यस सर। ऐसे भी कर सकते हैं। सर वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं ना? हाँ बेटा, सर हमने a स्क्वायर और r स्क्वायर के बीच में रिलेशन निकाल लिया, सर, वैसे तो ही है। as इक्वल्स टू 2r स्क्वायर निकाल रख सकते हैं ना? हाँ रख दिया ना, उसके बाद से dr बाय r स्क्वायर की जगह नहीं क्या रखा? ये सर, as वाले में हाँ उसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ उसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
मिटा दो। अब लिखो एक और एग्जांपल, हो गया सबका? लिखाऊं? यस रुको सर। देखो, सैंड इज पोरिंग, सैंड मिट्टी इज पोरिंग, पोरिंग यानी सैंड इज पोरिंग फ्रॉम पाइप at the rate of 12 centimeter square per second, 12 centimeter cube, sorry, 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground. Sir, the falling sand forms a cone. जो पाइप से अगर अपन सैंड डालेंगे जब जमीन पे गिरेगी तो कोन बन जाएगा बेटा। पाइप से अगर हम सैंड डालेंगे क्या बनेगा? एक कोन सा टाइप बन जाता है ना। हाँ सर। तो वही बन रहा है। The falling sand forms a cone on the ground in such a way that height of the cone is always 1/6. The height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast? sir, always 1/6 के बाद 1/6 of the radius of the base of the cone. How fast is the height? How fast is the height of the sand cone increases when height is 4 centimeter. When height is 4 centimeter. And the pipe is cylindrical. या circular. Pipe is circular. सर एक बार इंक्रीजेस फैन के आगे बोलना। Increases. How fast is the height of the sand is increases when height is 4 centimeter. And the pipe is circular. अब तो समझ में आ गया क्या कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। एक पाइप से हम सैंड को, मिट्टी को डाल रहे हैं, तो जमीन पर क्या होगा? एक पाइप है और इस पे ये मिट्टी आ रही है, तो ये मिट्टी गिर रही है तो ये सैंड की फेस में आ जाएगा। इसकी जो रेडियस है और हाइट है, इसमें क्या रिलेशन दे रखा है? हाइट क्या दे रखी थी? Height of the cone is always 1/6 of the radius. 1/6 of radius. ठीक है, तो हमने बताया है
चीज की हाइट किस रेट से बढ़ रही है। क्या बेटा, अब ये देखो, इससे पता लग रहा है यूनिट से, सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब है वॉल्यूम की बात कर रहा है। ये रेट ऑफ चेंज किस में करेगा बेटा, वॉल्यूम का। कौन से वॉल्यूम का, जो इसमें से मिट्टी गिर रही है वो क्या बना रही है, कोन बना रही है। तो कोन का जो वॉल्यूम होगा वही गिरने वाली मिट्टी का वॉल्यूम होगा। यस यस सर। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाता है, हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर सर वो h इक्वल्स टू r/6 होगा ना। आर की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या हो सर गया, वो h इक्वल्स टू r/6 सर होगा एच ना इक्वल्स टू आर बाय 6 होना चाहिए ना। क्या लिखा हुआ है मैंने, एक बार चेक कर लो। R is equal to 1/6 ही होगा सर। सही है सर। 1/6 ऑफ द रेडियस है, रेडियस का 1/6 है, ठीक है। h इक्वल टू r/6 होगा। h की जगह वो r की जगह क्या लिखते हैं अपन, अब dv अपॉन dp। ये वैल्यू दे रखी है 12, कब दे रखी है, जब h कितना है 4, ये निकल जाएगा। तो ds अपॉन dt निकालना, जो भी आ रहा है 3 बार कट गया, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, यस सर। अब आता है बच्चों अप्रोक्सीमेशन। फाइंड अप्रोक्स वैल्यू ऑफ 0.24 का रूट। वैसे ये अपने एग्जाम में मेन वगैरह में नहीं आते, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए जनरली सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लेकिन आ सकता है। फॉर्मूले की निकाली हुई वैल्यू अलग होगी और वो वाली अप्रोक्सीमेशन अलग होगा, तो फॉर्मूले से निकाल के वो राइट आंसर होगा, लेकिन आता नहीं है, आ भी सकता है। जनरली तुम्हारे बोर्ड में आता था, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर कोई बोर्ड रिपीट भी कर रहा है तो उसके भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, 0.24 का रूट निकालना है, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन 0.25 का रूट हमें मालूम है। यस सर 0.25 का रूट कितना होता है, 0.5 0.5। तो बच्चों हम यहाँ फंक्शन क्या मानेंगे, f(x) इक्वल टू क्या मानेंगे, रूट ऑफ x, और x की वैल्यू क्या मानेंगे 0.25, एंड डेल्टा x क्या हो जाएगा 0.01 माइनस में, क्योंकि कम हो रहा है तो माइनस में लेंगे, और अगर ये 0.26 होता तो क्या लेते बेटा, प्लस 0.0। प्लस में 0.01, तो ये कितना आ जाएगा -0.01। ठीक है बच्चों, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डेल्टा x इंटू एफ डैश x इज इक्वल टू डेल्टा y। अभी लिखवाया था मैंने अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला। यस सर तो बच्चों अरे ऐसे वो में लाइव चल रही है, अरे लाइव चल रही है, सुन ले। माइक म्यूट करके बात करो रिकॉर्ड आपस भी में, होगा। और क्लासरूम में बेटा ढंग से थोड़ा सा इधर-उधर बातें करिए। कैमरा दिखा रही है दूसरे, हाँ? रिकॉर्डिंग कर लिया करना इसे। क्या हो गया बेटा, ये पढ़ाते पढ़ाते बीच में क्या बोलने लगे हो? क्या हो गया, क्या बोल रहे हो, बोलो। माइक म्यूट रखो अपना, आपस में बात कर रहे हो, किससे कर रहे हो समझ नहीं आ रहा। ये f डैश x निकाल लिया बेटा,
ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, ये है डेल्टा x क्या हो गया 0.01, डेल्टा y आ जाएगा फिर तो डेल्टा x किस पे निकालना है 0.25 पर। वन आ गया, तो बच्चों ये तो आ गया माइनस का 0.01 इंटू ये वन आ गया, तो ये डेल्टा वाई आ, तो डेल्टा वाई कितना आ गया बच्चों 0.01 माइनस। अब ये जो दे रखा है हमारे पास, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, तो वाई माना ना अपन ने, या माइनस में आया तो माइनस, प्लस आएगा तो प्लस, वैसे हमेशा अगर x में चेंज किया है तो ये आएगा, तो डेल्टा वाई की वैल्यू माइनस वन है, तो ये 0.5 आ गया, .49 कितना आ गया, अब बच्चों इसको वैल्यू निकालनी है अप्रोक्सीमेशन। अब इसकी वैल्यू तुम अप्रोक्सीमेशन वैसे भी नहीं निकाल सकते, बिना कैलकुलेटर के निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से करें, इसको करना है। हाँ बच्चों, हम जानते हैं 1/32 की पावर 4/5 क्या होगी, होगा होगा, इसकी वैल्यू निकाल पा रहे हैं, उसकी नहीं निकाल पा रहे। तो बच्चों एफ क्या मालूम है, यहाँ x क्या हो गया 32, तो डेल्टा x क्या हो गया -1, 33 होता तो क्या होता +1, डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो गई -1, इसकी वैल्यू निकाल लो f डैश x, क्या आ गई इसकी वैल्यू, क्लियर सबको, ये क्लियर, सर ये डेल वाई प्लस में आएगा ना, जो है माइनस में आ रहा है ना बेटा, सर एफ डैश एक्स भी तो नेगेटिव था ना, प्लस आएगा ना सर, नेगेटिव है क्या,
सर डैश एक्स नेगेटिव आएगा ना। कहाँ है? अच्छा -4/5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा चेंज? डेल्टा वाई कितना है ये कितना आ गया बेटा? 1/16। क्योंकि नीचे वाली वैल्यू कम की है तो वैल्यू ओवरऑल क्या होगी? इंक्रीज, इसलिए प्लस हो रहा है। इंक्रीज होगी ना, नीचे वाली वैल्यू कम हो रही है। हाँ बच्चों, मैंने होमवर्क में क्या दिया था? डिफरेंस और लिमिट में और कंटिन्यूटी में कर लिया सबने? सर एक्सरसाइज 3 में पार्ट 1 था। हाँ, तो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 निकाल लो बेटा। सर कल डिस्कस करने की बोला था। हाँ सर, आपने कल की हाँ बोला सर, था। कल के लिए बोला था सर। चलो ठीक है, कल कर लेंगे। और डीपीपी कर ली तुम लोगों ने? सर वो डीपीपी सर कब डीपीपी करेंगे? कौन के सी टाइम बोली पे भी थी? दी थी सर 4 डीपीपीज, वो डिफरेंशिएशन की डीपीपी के अलावा। हाँ वो भी करेंगे। कर ली ना सबने होमवर्क? यस सर। तो कल से मैं होमवर्क करना डिस्कस करूंगा धीरे धीरे, ठीक है बेटा? जिसने नहीं किया वो कर लेना। होमवर्क कर रहे हो ना सब जने? यस सर। यस सर। ये सबको समझ में आया? कोई डाउट? नो सर। नो सर। मिटा दूं? ठीक है बच्चों, अब आता है हमारे पास मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी लिखेंगे बच्चों। लेट fx is a function and the domain whose domain is S। हमने मान लिया इसकी डोमेन S and x1 x2 belongs to S। दो नंबर ले लिए, दो डोमेन में कोई दो हमने नंबर ले लिए x1, x2। ठीक है, then fx is said to be monotonically monotonically कहते हैं इसको, monotonically increases monotonically increasing in S, increasing in S बच्चों। इंक्रीजिंग को हम ऐसे भी कह सकते हैं,
ब्रैकेट में लिख रहे हो नॉन डिक्रीजिंग इन एस, इंक्रीजिंग है मतलब नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रह सकता है। monotonically increasing in s if for each x1 and x2 in s for x1 less than x2 fx1 is less than equal to fx, ये छोटा रहेगा, यहाँ इक्वल नहीं आएगा, यहाँ इक्वल आएगा, तो हम कहेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, इसको फर्स्ट लिख लो। तो हम कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इसी तरह से मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इसको हम कह सकते हैं नॉन इंक्रीजिंग। बच्चों पूरा नाम होता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग। सिंपल हम डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं नॉन इंक्रीजिंग, दोनों एक ही बात है। इसमें भी सब कुछ यही लिखना है, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। और ईच, ये पूरा लिख लेना है, यहां से मैं लिखवा रहा हूँ इफ फॉर ईच x1 and x2 in s x1, x2 इसको पूरा का पूरा एडिटिंग लिख लेना बेटा। इफ फॉर ईच x1 and x2 in s x1 fx1 greater than equal to fx, साइन चेंज हो जाएगा तो डिक्रीजिंग हो। यहाँ पर बच्चों एक और चीज लिखा, ये है इक्वलिटी, हिंदी में कहते हैं बच्चों एक दिष्टता, एक दिष्ट वर्तमान, और इसको कहते हैं एक दिष्ट भासमान। मालूम है सबको? तो इंग्लिश में ज्यादा चीज रहता है, एक दिष्ट वर्तमान, एक दिष्ट भासमान, ये वाला। बच्चों इंक्रीजिंग की बात करें तो ये कोई फंक्शन है, इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग, एम आई। इंक्रीजिंग को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम आई से डिनोट कर रहा हूँ, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, एम डी से। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को एम आई लिखूंगा मैं, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग को एम डी लिखूंगा। ओके, तो ये फंक्शन एम आई है। ये फंक्शन की क्या है, एम आई है। इसमें देखो बच्चों,
ए से बी तक अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर लूं x1 x2, तो x1 छोटा है x2 से, यहाँ पर कोई सा भी नंबर लूं, यहाँ पर x1 छोटा है x2 से, लेकिन fx1 भी क्या है, तो यहाँ पर कहीं पर भी मैं x1 x2 ले लूं, दो नंबर अलग अलग डिफरेंट लेने, तो fx1 भी छोटा है fx2 से, बराबर नहीं आ रहा, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कहीं पर भी दो वैल्यू पर बराबर नहीं होगी, और ये क्या, नो No, सर। sir. लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया, तो x1 छोटा है x2 से, लेकिन fx1 इक्वल हो गया fx2 से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे x3 ले लूं, तो यहाँ पर x1 छोटा है x3 से, लेकिन fx1 भी छोटा है fx3 से, तो इसमें दोनों सिचुएशन, तो ये भी mi है, ये भी mi है, तो इक्वल भी हो सकता है और नॉन इक्वल भी हो सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीज, मतलब इंक्रीज होगा या बराबर रहेगा, लेकिन डिक्रीज किसी भी हालत में होगा। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है आसमान नहीं होगा किसी भी हालत में, या तो बढ़ेगा या इंक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा, या तो इंक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा या पूरा इंक्रीज होगा, लेकिन कभी भी नीचे नहीं आएगा, तो नीचे नहीं आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये समझ में आया सबको बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये सीख लो। इसी तरह से अपन डिक्रीजिंग का भी बना सकते हैं, है बेटा? कुछ पूछ रहा है कोई? समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है तो बोलो, मिटा दूं ये डायग्राम? नो सर। नो सर। कर लो बेटा, फटाफट करो। सर अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो क्या बोलेगा उसको? वो इंक्रीजिंग भी होगा एज वेल एज डिक्रीजिंग, सब लिखवाऊंगा मैं अभी। इट इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग आल्सो, दोनों चीज कहलाएगी। डायग्राम मिटा दूं, हो गया सबका? क्या दूं? ऐसे डिक्रीजिंग का बना लो, यहाँ पर x1 और x2 मैंने लिया, ये क्या आ रहा है और ये क्या आ रहा है, तो कौन बड़ा है? तो ये बच्चों साइन चेंज हो गया, तो ये mi है कि md है? एमडी। अब तो यहाँ पर क्या है बच्चों, इक्वल हो गया, तो भी ये क्या कहलाएगा, md।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो इक्वलिटी होल्ड्स है वो लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, वो अपन डिफरेंशिएशन में लिखते हैं। जो मैंने समझाने के लिए बता दिया है कि ये क्या होता है, इक्वलिटी होल्ड भी कर सकती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, पूरा लिखना है, आखिरी में बस ये करना है, monotonically had to be strictly monotonically increasing in as if, इसको मैं बोलूंगा SMI, strictly monotonically increasing। ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला। सर एक बार थर्ड वाला पॉइंट आप बोल दो। Let fx is a function whose domain is S and x1 comma x2 belongs to S, then fx is said to be strictly monotonically increasing, यानी SMI, strictly monotonically increasing in S if for each x1 and x2 in S, if for each x1 and x2 in S, for x1 less than x2, fx1 is also less than fx2। इक्वलिटी नहीं आएगी जैसे ही, अब x1 छोटा है x2 से, तो fx1 भी छोटा ही रहेगा, fx2 से इक्वल नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं SMI, निरंतर, हिंदी में क्या बोलेंगे स्ट्रिक्टली को, निरंतर वर्तमान, हिंदी में बोलेंगे निरंतर वर्तमान, और पहले वाले को क्या बोलते हैं, वर्तमान, सिंपली एक दिश वर्तमान है वर्तमान, ये स्ट्रिक्टली के लिए निरंतर एक दिश वर्तमान बोल सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, इसी को पूरा लिख लो और आखिरी में क्या कर देंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग को मैं बोलूंगा SMD, और यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, 4 पॉइंट, ये SMD है बच्चों, ये SMD भी है और इसको MD भी बोल सकता हूँ, ये SMI है और इसको MI भी बोल सकता हूँ, ये ध्यान रखना है। Every SMI is MI also, but converse, यानी every MI SMI हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर ये कोई फंक्शन है जैसे fx is equal to 2, ये क्या है,
MI as well as MD. अगर कोई फंक्शन ऐसा है ए से बी में, ये मिटा दूं? मिटा दूं? Yes, sir. यस सर। ये क्या है? नीदर MI नॉर MD. ये इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है इन AB. लेकिन ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं? fx is MI और SMI भी बोल सकता हूँ इन AC. बोल सकता हूँ क्या? A से C में. यस सर। Yes, sir. fx is MD और SMD in C to D. बोल सकता हूँ क्या? यस Yes, sir. तो इस फंक्शन को ये बोल सकता हूँ क्या? fx is non monotonic in AB. मोनोटोनिक कब बोलते हैं? जब या तो पूरा उस इंटरवल में इंक्रीज हो या डोमेन में. अगर अपनी डोमेन की बात कर रहे हैं तो उस पूरे डोमेन में वो इंक्रीजिंग होना चाहिए पूरा, या पूरा का पूरा डिक्रीजिंग होना चाहिए. लेकिन अगर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे नॉन मोनोटोनिक. तो ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है ए से बी में. ठीक है, मोनोटोनिक है क्या? यस सर। यस ये मोनोटोनिक है क्या? यस सर। इसको हम क्या कहेंगे? मोनोटोनिक फंक्शन. ये भी मोनोटोनिक है, ये भी मोनोटोनिक. यानी अपने डोमेन में इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो वो नॉन मोनोटोनिक होगा. और अगर पूरा का पूरा डोमेन में इंक्रीज कर रहा है या पूरा का पूरा अपने डोमेन में डिक्रीज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोटोनिक फंक्शन. आगे उठा रखा है. सर हाँ बेटा. सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस भी मोनोटोनिक हो सकते हैं ना? हाँ हो सकता है ना, वही कर रहा है. अब ये बताओ मोनोटोनिक है या नहीं है, और कौन सा मोनोटोनिक है? सर। ऐसे में आइए.
ये क्या है बोलो? नॉन मोनोटोन। आ रहा है समझ में? चलो बच्चों, आज इतना ही। होमवर्क में क्या दिया था मैंने कल? आगे का कल पढ़ेंगे। सर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 तो एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में लिमिट के क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना अपन? यस सर। उसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के और कितने कितने क्वेश्चन है? टोटल कितने क्वेश्चन है लिमिट उसमें पार्ट 2 में? एक्सरसाइज नंबर 3 में 23 और उसमें पार्ट 2 में 24। हाँ, तो वो करने हैं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 होमवर्क है, ठीक है? यस सर। होमवर्क धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, लेकिन करके रखना। होमवर्क रोज दूंगा मैं, रोज दूंगा 15 to 20 क्वेश्चन, वो करने ही करने हैं, तभी जाके हो पाएगा सब कुछ अपना। इतना होमवर्क नहीं करोगे तो अपनी पूरा सीट वगैरह सब डिस्कस ही नहीं हो पाएगी, तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा और डिस्कशन रह जाएगा। क्या चाहते हैं अपन लोग कि अपन पढ़ते भी जाए और अपना होमवर्क भी होता जाए और डिस्कशन भी होता जाए। ये सब चीजें आपको साथ के साथ करनी है बेटा। होमवर्क में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन दूंगा डेली, 15 क्वेश्चन तो मान के ही चलो, तभी अपना सब कुछ हो पाएगा। नहीं तो पता लगा थ्योरी तो हो गई और होमवर्क रह गया, तो फिर उसका नुकसान तो आपको एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए होमवर्क रेगुलर करना है बेटा सबको। ये मत सोचना कि कल की जगह परसों कर लेंगे, परसों की जगह कल हो। अगर परसों करोगे तो वो डिस्कशन में तुम्हारे काम नहीं आएगा, मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे काम नहीं आएगा। होमवर्क बेटा रेगुलर करना है। अगर होमवर्क किया है तो करना ही करना है। तो रात को आधा घंटा एक्स्ट्रा जगना पड़ेगा आपको, चाहे आज एक आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी। अगर हमको आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं और उसको क्वालिफाई करना है तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। यस सर। ओके, होमवर्क में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, किसी की भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए ना बेटा। वो नुकसान फिर तुम्हारे बाद में भुगतना पड़ेगा, अभी तो नहीं पता लगेगा, लेकिन फिर बाद में दिक्कत होती है। जब थोड़े नंबर से रह जाता है, 5 नंबर हो जाता, फिर वो 5 नंबर क्या वो जिंदगी भर रहेगा। सर 5 नंबर आ जाते तो मेरा आईआईटी में हो जाता, लेकिन वो नहीं आया तो फिर वो जिंदगी भर अफसोस रहेगा तुमको कि मेरे 5 नंबर 10 नंबर से मैं रह गया, आईआईटी में नहीं आया, या मुझे वो वाली ब्रांच मिल जाती, नहीं मेरे को ये वाली ब्रांच मिल जाती, ये वाला कॉलेज मिल जाता, तो ये पूरी जिंदगी का फिर बेटा अफसोस हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम अभी मेहनत कर ले, अपने पास टाइम है और हम खूब थोड़ी सी मेहनत कर ले। थोड़ा सा अगर हमारे पास आधा घंटा 1 घंटा कभी कभी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ गया, ज्यादा पढ़ना पड़ गया, तो पढ़ना है, ठीक है बच्चों? तो बात की बात नहीं करनी है, इनको अभी करना है। होमवर्क करना है, आज का होमवर्क आज ही करना है। अगर आपके पास आज के मैंने कभी होमवर्क नहीं दिया तो उस दिन तुम्हारे को क्या होगा, रिवीजन का काम हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। उस दिन आप रिवीजन कर लो, जिस दिन होमवर्क नहीं दिया बाई चांस, तो उस दिन रिवीजन भी कर सकते हो, तो तुम्हारा पुराना जो भी है वो रिवाइज हो जाएगा और तुम्हारा वो वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है, तभी अपना काम चलेगा। आईआईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं अपन एडवांस का, एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, मेन भी है एडवांस भी है, कोई सिंपल एग्जाम नहीं है, टफेस्ट एग्जाम माना जाता है पूरे इंडिया में, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बेटा, ठीक है बच्चों?